नमस्कार। माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10th के केमिस्ट्री के दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग अम्ल के भौतिक गुण, क्षार के भौतिक गुण पर चर्चा कर लिए थे, भौतिक एवं रासायनिक गुण पर चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग एक नए पॉइंट के साथ आए हैं क्लास में, जानने का प्रयास करेंगे तनुकरण। सबसे पहला चीज़ है जो हम लोग जानेंगे तनुकरण क्या होता है, और हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे तनुकरण क्या होता है। जबकि आप लोग अपने घरेलू में, घर में ऐसे कई कार्य करते होंगे जिसको तनुकृत करते होंगे, लेकिन आप करते होंगे, लेकिन बहुत चीज़ ऐसा है जिसको आप करते होंगे लेकिन उसका सही उच्चारण, सही नाम क्या होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, आप ये चीज़ को नहीं समझते हैं। आज हम लोग उसी चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है, परिभाषा है, अम्ल एवं क्षार में जल मिलाकर आयन की सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अब देखिए, कहता है अम्ल है या क्षार है, तो अम्ल हो या क्षार हो, तो अम्ल या क्षार में हम लोग क्या करते हैं, जो जल को मिला करके, और जल को मिला करके उसकी आयन की मात्रा को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तो वही कहता है जल मिला करके, कहता है जल मिलाकर आयन की सांद्रता को कम किया जाता है। अब देखिए, जल मिलाकर आयन की सांद्रता अर्थात मतलब होता क्या है, जो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। तो जब जल मिलाया जाता है तो उसकी क्या किया जाता है, उसकी आयन की मात्रा को, यानी अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा को कम किया जाता है, यदि क्षार है तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक हम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी देखे होंगे जो किसी का तबीयत खराब हो जाता है, और जब तबीयत खराब हो जाता है तो उसे डॉक्टर साहब से जब दिखाया जाता है, डॉक्टर कहता है देखिए इसे आप जो है गाय का या भैंस का दूध यदि पीने देते हैं तो इसको नहीं पच पाता है। तो क्यों नहीं पच पाता है? तो लंबे बीमारी से ग्रसित रहने के कारण उसका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, और जब पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं इसको गाय के दूध में पानी मिला करके दीजिएगा, या दूध, भैंस का दूध है ना, तो भैंस के दूध में क्या कीजिएगा, आप एक गिलास दूध में आधा गिलास कम से कम क्या कीजिएगा, पानी मिला दीजिएगा। और जब पानी मिला दीजिएगा, यानी पानी वाला दूध दीजिएगा पीने के लिए, तब इसको क्या होगा, ठीक से पाचन हो पाएगा। अर्थात इसका मतलब होता है उसका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, और जिस कारण से उस पेशेंट का, उस रोगी व्यक्ति का जो है पाचन तंत्र कमजोर हो जाने के कारण वह दूध को पचा नहीं पाता, और दूध को क्या कर दिया जाता है, तनुकृत कर दिया जाता है। कभी कभी देखे होंगे गांव घर में छोटका बच्चा जो होता है, नवजात शिशु होता है, यदि उसकी माँ को दूध नहीं होती है तो लोग क्या करता है, उसे गाय का दूध ही बच्चे को दिया जाता है। और जब गाय का दूध दिया जाता है तो गाय के दूध में क्या किया जाता है, पानी की कुछ मात्रा दे दी जाती है। यदि आधा गिलास दूध लेता है और आधा गिलास उसमें पानी मिला दिया जाता है, यदि वैसे आप वो दूध को बच्चे को पिला दीजिएगा, गाय का दूध, उसमें यदि पानी नहीं मिलाते हैं तो बच्चों को ठीक से उसका पाचन नहीं होता, और जिस कारण से बच्चे को क्या हो जाता है, पीने के बाद उसको उल्टी होना शुरू हो जाता है, पतला पैखाना होना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर बता देता है इसको दूध जो देते हैं गाय का, तो गाय के दूध में आप कुछ पानी की मात्रा दे दीजिए, कुछ पानी मिला दीजिए, तब क्या होगा, बच्चे का तबीयत स्वस्थ रहेगा। नहीं
तो ठीक उसी प्रकार से उसमें गाय के दूध में पानी मिला करके क्या कर दिया जाता है, गाय के दूध को तनुकृत कर लिया जाता है। नहीं तो उसी तरह से अम्ल और क्षार में जो है वह क्या होता है, आयन होता है। अम्ल हो या क्षार हो, दोनों में आयन होता है। अम्ल में हाइड्रोक्साइड आयन होता है और क्षार में अम्ल में हाइड्रोक्साइड आयन और क्षार में जो है वह अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जो क्या करता है, जो उन आयनों की मात्रा यानी जल जब मिलाया जाता है तो जल मिलाने के बाद आयन की सांद्रता जो होती है यानी बहुत अधिक सांद्रता वाले यदि ये अम्ल या क्षार होते हैं तो उसमें जल मिला करके उसकी सांद्रता को क्या कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। वही कम करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखिए, कहता है जल के साथ अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अब देखिए क्या होता है, जब हम कोई चीज की अम्ल में या क्षार में जल मिलाते हैं तो जल जब मिलाइएगा तो वह बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, अभिक्रिया के उपरांत अभिक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो जैसे कि मान लेते हैं आप किसी अम्ल में जल को मिलाइएगा तो जल को जब मिलाइएगा तो वह बहुत अधिक मात्रा में, या क्षार में जल को मिलाइएगा तो बहुत अधिक मात्रा में उससे ऊष्मा निकलती है। और वह ऊष्मा इतने ऊष्मा निकलती है, जो वह ऊष्मा जो निकलती है तो वह जिस बर्तन में या जिस प्रयोगशाला में आप जब कभी जाइएगा तो वह प्रयोगशाला में अधिकांश प्रयोग करने वाली वस्तुएं जो होती है, उपकरण जो होती है, वह कांच का बना होता है। और जब वह कांच का बना होता है तो वह क्या होगा, उष्मा अधिक उष्माक्षेपी होने के कारण वह कांच का बर्तन जो है वह टूट जाएगा। और टूटने के बाद वह क्या होगा, आज जो वह विलयन जो होगा, मतलब टूटेगा तो स्वाभाविक है चारों तरफ छिड़क जाएगा, फैलेगा। और फैलने के साथ साथ आपके त्वचा पे, कपड़ा पे यदि पड़ जाएगा तो आपके त्वचा या कपड़ा को वह क्या कर देता है, जला देता है। इसीलिए क्या कहता है, जो वह बहुत अधिक मात्रा में यह ऊष्माक्षेपी होती है। अब यहाँ प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा, यह ऊष्माक्षेपी क्यों होती है? तो देखिए, ऊष्माक्षेपी होने का कारण होता है अम्ल या क्षार जो होता है उसमें क्या होता है, आयन होता है। तो आयन जो होता है, तो जब अधिक सांद्र अम्ल होते हैं तो उसमें जैसे ही जल मिलाइएगा, मान लिया जाए अम्ल में जैसे जल को मिलाइएगा तो मान लेते हैं अब उसमें जल अम्ल में 100 पर अणु जो है वह क्या है, आयन की मात्रा। अब मान लेते हैं उसमें 10 अणु चल जाता है जल, तो वह 100 अणु एक ही साथ जल के साथ जैसे अभिक्रिया करता है तो जल जैसे गया सब अणु एक के साथ अभिक्रिया करना शुरू करता है। तो जब सब अणु एक के साथ अभिक्रिया करना शुरू कर देता है तो जिसके कारण से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और वही ऊष्मा जब निकलती है तो वह कांच के ये विकर को वो टूट जाता है और टूटने के बाद वह चारों तरफ छिलक जाता है। तो इसीलिए कहता है, जो इसीलिए अम्ल को तनुकरण करते ये समय यह अनुशंसित किया जाता है कि ये अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है जो इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय, यानी जब अम्ल को तनुकरण करते हैं, तनुकृत करते हैं, तो तनुकृत करते समय अनुशंसित मतलब होता है निर्देश, यानी कि निर्देश दिया जाता है, आपको सूचना दी जाती है, जानकारी दी जाती है। जब आप प्रयोगशाला में जब कभी जाइएगा प्रयोग करने के लिए तो उसमें लिखा रहता है, नोट में कुछ निर्देश, अनुशंसा लिखल रहता है। जिन बातों को जब आप प्रयोग करने यहाँ आए हैं, लैब में जब आप जाते हैं प्रयोग करने के लिए, तो प्रयोग करने जब जाते हैं तो वहाँ उन अनुशंसा को पढ़ना चाहिए। पहले प्रयोग करने से पहले वो अनुशंसा को पढ़िए, तब प्रयोग
प्रयोग कीजिए, उसमें बहुत ऐसे महत्वपूर्ण चीज दिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ उल्टा सीधा यदि हो जाएगा तो वह क्या होगा, कभी कभी विस्फोट भी हो जाता, और जिसके कारण से ये वह क्या होगा, आपके त्वचा को, कपड़ा को, आंख पे पड़ेगा तो आंख को भी खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ आपके त्वचा पे, फेस चेहरा पे पड़ जाएगा, चेहरा को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए अनुशंसित जो किया जाता है उन बातों को पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहता अनुशंसित ये किया जाता है जो कभी भी जब आप जल से अम्ल की अभिक्रिया करवाइएगा तो कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाइएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जब भी आप अम्ल में जल को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, तो जल के साथ अम्ल को जब भी अभिक्रिया करवाइएगा तो कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना, कभी भी अम्ल में जल को नहीं मिलाना। तो क्या करना है, तो जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना। बात समझ रहे हैं? मान लिया जाए 1 लीटर जल है और 1 लीटर जल में 1 लीटर क्या मिलाना है, अम्ल मिलाना। तो जब 1 लीटर जल में 1 लीटर अम्ल को मिलाना है तो 1 लीटर अम्ल रखा हुआ है और उसमें पानी को आप ढालना शुरू कर दीजिएगा, डालना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से देखे होंगे जो कभी कभी क्या होता है, जो आप आग उग में शीशा उषा जलने लगता है, और जब शीशा जलने लगता है तो वह शीशा क्या होगा, गर्म होने के बाद फूट जाता, उड़ जाता, आवाज भी करता, नहीं करता। ठीक वही प्रक्रिया होगी जब आप क्या कीजिएगा, अम्ल में जल को डालिएगा तो वह क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। अब बहुत अधिक मात्रा में जैसे ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वह क्या होगा, वह कांच का जो बीकर होगा, जिसमें आप जिस बीकर में अम्ल को रख करके जल को मिलाइएगा तो वह फूट जाएगा, और फूट जाएगा तो उस प्रयोगशाला में जितने भी आपके आसपास में व्यक्ति होगा उसके चेहरा पे, कपड़ा पे, त्वचा पे पड़ेगा और सबको वह क्या कर देगा, जला देगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है, जो जल में क्या करना है, अम्ल को धीरे धीरे मिलाना, बल्कि अम्ल में जल को नहीं मिलाना। समझ में आया ना? तो वही कह रहा है, अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को धीरे धीरे जल में क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। कहता है अनुशंसित किया जाता है अम्ल को धीरे धीरे, इन्हें जो एक के बार ला के ढार दिया नहीं है, ये चीज भी नहीं होना चाहिए। अब 1 लीटर पानी रखा हुआ, 1 लीटर अम्ल ला के बार उलट दिए, ऐसा नहीं करना, धीरे 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 धीरे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी डॉक्टर को देखा है जो नस में इंजेक्शन देता है तो कैसे धीरे धीरे मेडिसिन को, दवाई को नस में देता, नहीं देता, और तेजी से यदि दाब देगा, जैसे मांस में तेजी से सुई दे देता, और यदि नस में तेजी से दे देगा तो वह एकाएक बहुत ज्यादा उस मेडिसिन की जो है गैस बनेगा और मरीज को, जो पेशेंट को जो है उल्टी होना शुरू हो जाता है। इसलिए वह क्या किया जाता है, जब नस में सुई दिया जाता है तो धीरे धीरे दवाई को पुश किया जाता है, धीरे धीरे अंदर भेजा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अम्ल में जल को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। समझ में आया ना? और कहता है ना कि जल को अम्ल में, यानी न ही गलती से भी जल अम्ल को, यानी कि अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए। कहता है यदि अम्ल को वो धीरे धीरे जल में मिलाते हैं तो वो कहता है कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यदि क्या कहता है, यदि अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं तो उस स्थिति में भी ऊष्मा उत्पन्न होगा नहीं। जैसे ही अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है नहीं। तो अम्ल में जैसे ही जल को मिलाइएगा या जल में अम्ल को मिलाइएगा तो कोनो भी कंडीशन में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी नहीं। तो जब कहता है जब जल में आप क्या कीजिएगा, धीरे धीरे अम्ल डालिएगा तो उस स्थिति में भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, लेकिन कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी, कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। जो कम ऊष्मा उत्पन्न होगी तो आपके लिए वह खतरा साबित नहीं होगा नहीं। ऊष्मा उत्पन्न होगा उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी, लेकिन वह ऊष्मा जो है वह आपके लिए खतरनाक
नहीं हो सकता। वही कहता खतरा साबित नहीं होता। कहता है ये इससे किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है, और इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहती है। यदि ऐसा नहीं कीजिएगा, जो अनुशंसा जो किया गया है जिन बातों को, वह अनुशंसा यदि नहीं कीजिएगा तो उससे क्या होगी, दुर्घटना होने की संभावना होगी। यदि अनुशंसा के अनुसार से यदि आप कार्य करते हैं तो उससे क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। दुर्घटना होने की संभावनाओं को निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। कहता है जबकि जल को आम्ल में मिलाने पर अचानक बहुत अधिक ऊष्मा मुक्त हो जाती है। और कहता है यदि आम्ल में जल को मिला दीजिएगा, आम्ल में यदि जल को मिला दीजिएगा तो अचानक क्या होगा, एकाएक नहीं कहे थे, जैसे कि मान लिया एकाएक क्या, आपको पता नहीं है पीछे में कोई बम फोड़ दिया, आप कैसे चौंक जाते हैं, नहीं चौंक जाते, वो क्या हो गया, अचानक हो गया, नहीं हो गया। तो जैसे कि मान लिया जाए कभी कभी भूकंप होती है, तो जो भूकंप होता है तो वह क्या होता है, अचानक होता है। कभी इंफॉर्मेशन होता है अरे फलाने दिन भूकंप होने वाला, इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन होता है नहीं, अचानक एकाएक होने लगता। तो ठीक उसी तरह से यदि अम्ल में जल को मिला दीजिएगा, नहीं अम्ल में क्या कीजिएगा, जल को मिला दीजिएगा, तो वह अचानक क्या होगा, बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और कहता है जिसके कारण मिश्रण बाहर निकल कर क्या हो जाएंगे, कपड़े तथा त्वचे को क्षति पहुंचा सकता है। और जिसके कारण अचानक ऊष्मा बढ़ जाएगी, वह विकर जो है टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद जो है वह क्या होगा, मिश्रण जो है वह बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद कपड़ा तथा त्वचा को क्षति पहुंचा सकता है। नहीं तो जिसके कारण कपड़ा और त्वचा को यह क्या पहुंचा देगा, क्षति पहुंचा देगा। तथा उपयोग किए जाने वाले कांच के बर्तन या उपकरण टूट सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है कपड़ा त्वचा को तो जलेबे करेगा, और उपयोग करने वाला बर्तन जो है वह कांच का, यानी प्रयोगशाला में जितना भी आप उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, अधिकांश वस्तुएं जो होती है वह कांच का बना होता है। और जब वह कांच का बना होता है तो वह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूटने के बाद वह क्या होगा, जो अम्ल के कारण या मिश्रण के कारण त्वचा कपड़ा तो जलवे किया, और वह भी टूट करके चारों तरफ, जैसे कि मान लिया जाए हम एगो यहाँ शीशा हो, और शीशा पे कोनो चीज से जोर से प्रहार करे, टूटे, और टूट करके वह चारों तरफ उड़ेगा, और उड़ेगा तो सबको कुछ ना कुछ वह क्या कर सकता है, दुर्घटना घटा सकता है। किसी के त्वचा में भूर हो जाएगा, किसी के चेहरा पे गड़ जाएगा, नहीं गड़ सकता। तो वही कहता है टूट जाएगा, और टूटने के कारण भी उससे भी क्या हो सकती है, आपको दुर्घटना हो सकती है। ये कहता है इसीलिए ये अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा अम्ल में जल को मिलाना चाहिए। और कहता है इसीलिए अम्ल को क्या करना चाहिए, तनुकृत करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। इसीलिए यदि जब भी अम्ल को तनुकृत करना हो तो अम्ल को तनुकृत करते समय हमेशा क्या करना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए, चलिए देखिए अगला पॉइंट देखिए। कहता है सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमुखी सूचक, नहीं कहता है सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमुखी सूचक, यानी कहता है वैसा सूचक जो क्या करता है, सब जगह लगता है, यानी सब चीज सब काम कर देता है, नहीं कर देता। जैसे कि मान लिया जाए कुछ ऐसे होते हैं सूचक जिससे हम क्या करते हैं, कई चीज के बारे में पता लगा लेते हैं। नहीं तो वह क्या करता है, जैसे कि मान लिया जाए डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर होता है, और उस थर्मामीटर से वह क्या करता है, किसी व्यक्तियों के शरीर का टेम्परेचर, तापमान नाप लेता, नहीं नापता। थर्मामीटर से बुखार नहीं नापा जाता है, और थर्मामीटर से उस व्यक्ति के शरीर का तापमान मापा जाता है। नहीं ये नहीं समझिएगा थर्मामीटर से बुखार मापा जाता, थर्मामीटर से किसी व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर अर्थात तापमान मापा जाता। नहीं तो वही कहता है जो उसी तरह से एक ऐसे सूचक हो, वो सूचक का प्रयोग किया जाता है, यानी सूचक एक हो, वह अम्लों के बारे में भी पता कर लेगा, क्षारों के बारे में पता कर लेगा। क्योंकि आप ऐसे सूचक के बारे में पढ़े थे, जैसे कि मान लिया जाए अम्ल की जांच करना हो, तो अम्ल की जांच करने के लिए
लिए नीले लिटमस पत्र लेते थे, ब्लू लिटमस पत्र का प्रयोग करते थे। अब ब्लू लिटमस पत्र जो होता था, जब उस पर अम्ल डालते थे तो वह लाल हो जाता था। और यदि कहता लाल लिटमस, रेड लिटमस पत्र होता था, जब उस पर क्या किया जाता था, क्षारक को डाला जाता था, तो वह क्या हो जाता था, ब्लू हो जाता था, नहीं हो जाता था। तो यानी कि वहां क्या हो रहा था, एक लाल लिटमस पत्र का, एक नीला लिटमस पत्र का हम प्रयोग करते थे। किसके लिए? अम्ल को जांच करने के लिए और क्षार को जांच करने के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक वैसे सूचक होते हैं जो एक सूचक होगा, वह अम्लों का पता लगा लेगा और क्षारों के बारे में पता लगा लेगा। वैसे सूचक को ही हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। चलिए आइए हम लोग परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। कहता है अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारों में अंतर स्पष्ट करते हैं। और कहता है जो अम्ल एवं क्षारकों के सूचकों का उपयोग करके, यानी कि अम्ल और क्षारक का जो होता है तो वह एक सूचक का प्रयोग करते हैं और उन सूचक का प्रयोग करके अम्ल और क्षार में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। क्योंकि यदि अम्ल और क्षार के यदि हम भौतिक गुण पे बात कर ले एक बार, तो अम्ल का भी रंग जो होता है वह रंगहीन होता है और क्षार की यदि बात करें तो क्षार भी रंगहीन होता है। क्योंकि कोई रंग में तो इसका अंतर नहीं होता है। रंग देख करके हम कह देंगे ये अम्ल है, ये क्षार है। रंग में कोई अंतर होता है? नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, जो एक सूचक का हम प्रयोग करते हैं और जिन सूचकों के मदद से हम अम्ल और क्षार में ये अंतर स्पष्ट कर लेते, कह देते हैं ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार। नहीं, इसे कहता है वही सूचक का प्रयोग करके अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। लेकिन कहता है अम्ल एवं क्षारक में क्रमशः उपस्थित हाइड्रोजन आयन कहता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की सांद्रता या संख्या ज्ञात करने के लिए एक अन्य सूचकों का उपयोग होता है, उसे सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमुखी सूचक कहते हैं। अब चलिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कहता है जो हम अम्ल क्षार के सूचक का प्रयोग करके अम्ल और क्षार के बारे में तो पता कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सूचक होते हैं, कुछ ऐसे सूचक का हम प्रयोग करते हैं जो हम जानते हैं अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, H+ होता है और क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है, तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी और क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन की मात्रा कितनी? नहीं, मान लिया जाए हम कहते हैं जो अम्ल है तो जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होगी वह अधिक सांद्रण वाले अम्ल होंगे, लेकिन जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होगी वह कम सांद्रण वाले अम्ल होंगे, यानी तनु अम्ल होंगे। तो जब हम अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जिन सूचकों का प्रयोग करते हैं उसी सूचक को हम कौन सूचक कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक कहते हैं या सार्वभौमुखी सूचक कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि मान लिया जाए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आपके शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करता है और थर्मामीटर से वह क्या करता है, आपके शरीर के तापमान को ज्ञात कर लेता है। यदि आपके शरीर का तापमान ज्ञात करना हो तो कहते हैं 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री से होता है। यदि वही केल्विन में ज्ञात करना हो तो 98 केल्विन होता। नहीं कहता, अभी आपका कभी कभी देखे होंगे डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है और कहता 98, तो 98 का मतलब होता 98 जो है वह केल्विन में, 98 कौन चीज में रहता है, वह केल्विन में। और 37 डिग्री सेल्सियस में वह 37 आपके हम लोगों का, आपका सभी जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं सबका यदि अभी थर्मामीटर लगाया जाए तो अभी आपका शरीर तबीयत ठीक है, आपको यदि फीवर नहीं है तो आपको क्या होगा, जो अभी थर्मामीटर लगाएंगे तो यदि सेल्सियस वाले थर्मामीटर दो तरह का आता है, एक सेल्सियस में होता है और एक फ़ारेनहाइट में होता है। नहीं होता,
तो एक फ़ारेनहाइट में जो होता है, तो फ़ारेनहाइट में जब होगा तो वह कहता 98 फ़ारेनहाइट होगा, और यदि वही सेल्सियस में होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यह कहता है अम्ल और क्षार में यानी आपके शरीर को के तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, और अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा को क्या करने के लिए, जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए अम्ल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कितनी है, इसके बारे में पता लगाने के लिए जिन सूचकों का प्रयोग करते हैं, जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं या जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उसी उपकरण को, उसी यंत्र को, उसी सूचक को हम कौन सूचक कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमुखी सूचक कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। कहता है अम्ल या क्षार में उपस्थित आयनों की संख्या या सांद्रता से क्या करते हैं, इसके प्रबलता का पता चलता है। और कहता है अम्ल या क्षार में आयन जो होता है, अम्ल में भी आयन होता है, अम्ल में हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जबकि क्षार में अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो ये जो दोनों आयन है, ये धन आयन है और क्षार में जो है ऋण आयन होता है, लेकिन दोनों ही क्या है? आयन है। तो अम्ल और क्षार में जो आयन होता है, उन आयनों के आधार पर उनमें सांद्रता के बारे में, अम्ल में की सांद्रता कितनी है, क्षार की सांद्रता कितनी है, क्योंकि हम जानते हैं सांद्रता के आधार पर अम्ल और क्षार को हम लोग क्या किए हैं, दो वर्गों में बांटे गए। एक हम प्रबल अम्ल कहे हैं और दूसरा को दुर्बल अम्ल कहे हैं। एक को प्रबल क्षार कहें, दूसरा को दुर्बल क्षार कहें। इस आधार पर अम्ल और क्षार के सांद्रता के आधार पर उसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल, एक प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। तो इस आधार पर इसे दो वर्गों में हम क्या किए हैं, वर्गीकृत किए हैं। तो वही कहता है उस अम्ल या क्षार में जो आयनों की जो संख्या होती है, तो आयनों की संख्या के आधार पर क्या चीज, अम्ल या क्षार में ये जो है वह कौन चीज, उसकी सांद्रता का पता लगाया जाता है या पता चल जाता है। ठीक। कहता है सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, और ये सार्वत्रिक सूचक जो होते हैं वह अनेक सूचकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। कभी कभी देखे होंगे जो आप घर में ऐसे घड़ी का प्रयोग करते होंगे जो डिजिटल घड़ी होगा, वह आपके जो है टाइम भी बताता होगा, समय भी बताता होगा, और वायुमंडल के टेम्परेचरों को बताता होगा। नहीं बताता हाय घड़ी, लेकिन दोनों काम कर रहा है। क्या कर रहा है, समय को भी बता रहा है, और समय के साथ साथ वह क्या करता है, वायुमंडल की टेम्परेचरों को बता रहा है, हवा की वेगों को बता देता है। तो इस तरह की जो घड़ी आपके घर में लगा होता है, तो वह घड़ी है लेकिन वह कई कार्य कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सार्वत्रिक सूचक जो होता है वह सूचक एक होता है, लेकिन वह क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक जो है अनेक सूचकों का, यानी उसमें कई तरह के सूचक को मिला करके वह बना लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक डिजिटल घड़ी के तरह, कभी कभी डिजिटल घड़ी से क्या करते हैं आप लोग, जो उसमें फोन वाला भी सिस्टम होता है, नहीं होता, आपके पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है, आप बाइक पे हैं या फोर व्हीलर चला रहे हैं, आपके हाथ में घड़ी पहने हैं, डिजिटल घड़ी है, दिख जाता है कौन व्यक्ति फोन किया, आपके घड़ी के स्क्रीन पर दिखने लगता है, फलना जो नाम सेव है या नंबर सेव है दिखने लगता है। आपको मन होता है तो उठाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं उठाते। ऐसा कोई जरूरत नहीं है पॉकेट से मोबाइल निकालेंगे तब देखेंगे। तो यानी हाय घड़ी, लेकिन वो डबल काम कर रहा है, नहीं कर रहा, फोनों का काम कर देता है, उसके बाद जो है आपको कौन सी का काम कर देता है, समय भी देख लेते हैं, और क्या कर देता है, वायुमंडल के टेम्परेचर को भी, तापमान को भी माप देता है। तो इस तरह का है घड़ी, लेकिन एक एक घड़ी से कई काम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सार्वत्रिक सूचक जो है यह कई तरह के सूचकों को मिला करके बनाया गया। कहता है जो वो कहता है विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है। अब देखिए यह जो है यह क्या करता है, जो कोई भी विलयन है,
जैसे कि कोई विलियन बना दिया गया है। विलियन तो आप लोग समझते होंगे, 9th में पढ़े थे विलियन, नहीं पढ़ाए थे। जब हम 9th में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो केमिस्ट्री में दूसरा अध्याय में हम लोग क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे विलियन के बारे में। नहीं, आप लोगों को ध्यान होगा। अब 9th की चीज यहाँ 10th में आके पढ़ाने का तो उतना समय नहीं है, और जो नहीं पढ़े हैं तो जाइए पीछे जा करके पढ़िए यदि समझना है तो। वैसे जो पढ़े होंगे तो उसको अच्छी तरह से समझ में आता होगा जो विलियन क्या होता है। तो जब कोई विलियन होता है तो उस विलियन में हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन आयन होता है, जब कोई विलियन होता है तो कहता है विलियन के हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को, विलियन में जो हाइड्रोजन आयन होती है तो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता होती है। यानी किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को जब हम आगे फिर हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। एक पीएच स्केल होता है, ये कल के क्लास में हम लोग पीएच स्केल पर चर्चा करेंगे। तो वह क्या होता है, उसमें 0 से लेकर के 14 तक जो है उस स्केल में ये जो है वह पैमाना दिया रहता है, और उस आधार पर हम अम्ल और क्षार को जो है जिस विलियन का पीएच मान यानी कि 1 से लेकर के ये 6 तक होता है वह अम्लीय होता है, और जिस विलियन का पीएच मान 7 होता है वह क्षारीय होता है, और जिस विलियन का पीएच मान 8 से लेकर के 14 तक होता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है। ये हम कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। तो वही कहता है जब कोई विलियन होता है तो क्योंकि हम जानते हैं अम्ल हो या क्षार हो, वह अम्लीय गुण या क्षारीय गुण तब प्रदर्शित करेगा वह जब उसको जल में घोलिएगा। यदि वह क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। जब तक वह शुष्क होगा, सूखा होगा, तब तक वह अम्ल हो या क्षार हो, अम्ल भी अपना गुण प्रदर्शित नहीं कर सकता है और क्षार भी जो है वह अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो वहां कहता है यदि हाइड्रोजन आयन जो है वह भी कहता है हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताएं, तो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताएं अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है। वह सार्वत्रिक सूचक जो होता है, कहता है सार्वभौमुखी सूचक जो होता है वह कोई विलियन को यदि उस सार्वत्रिक सूचक पर या सार्वभौमुखी सूचक पर डालिएगा तो डालने के बाद वह विभिन्न आयन की यानी कि उनकी हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता होगी, अलग अलग सांद्रताएं होगी, क्योंकि सभी विलियन को एक समान सांद्रता नहीं हो सकता है। तो वह जितनी सांद्रता होगी तो वह अलग अलग जो है वह रंग के द्वारा उसको क्या करता, प्रदर्शित करता। जैसे कि मान लिया जाए इस तरह का वह एक सार्वत्रिक सूचक है और इस पर क्या है, अलग अलग रंग बन रहा है। और जैसे ही हम इस पर अम्ल डालते हैं तो इस विलियन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है, यानी इस पर H+ की मात्रा कितनी है, तो H+ की जितनी मात्रा होगी, इसमें कई रंग होते हैं, उन रंगों के द्वारा या अलग अलग रंगों के द्वारा वह क्या चीज की आयन की सांद्रताओं को वह क्या करता है, व्यक्त करता है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे। और हम सभी बच्चों से यह रिक्वेस्ट करते हैं जो आप लोग क्लास रेगुलर आइए, और साथ ही साथ यदि क्लास में यदि जो आपको YouTube के माध्यम से यदि आपके कोई भाई बहन या और कोई कहीं पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप ये लिंक को शेयर कर दीजिए और कह दीजिए यदि आपको पढ़ना है तो YouTube पे भी हम आपको सिलसिलेवार खास करके 9th और 10th का प्रयास 9th 10th का रेगुलर हम आपको इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पूरे क्लास देते रहेंगे। और साथ ही साथ देख रहे हैं बहुत ही जल्द हम बायो का भी 12th के बायो का भी क्लास ऑनलाइन के माध्यम से YouTube के माध्यम से देंगे। तो जो भी बच्चे आपके अगल बगल में पढ़ने वाले होंगे, पढ़ते होंगे, आपके भाई बहन या आपके रिलेशन के भी कोई होंगे, तो उनको आप ये लिंक शेयर कर दीजिएगा और कह दीजिएगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं
हैं तो होगा क्या, जो जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, और नोटिफिकेशन चल जाएगा तो जिसके माध्यम आपको वह पता चल जाएगा जो कोई वीडियो डाला गया, और आप उससे क्या हो सकती है, जो आपको फिर पठन पाठन में सुविधा हो सकती है। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे को भी ये लिंक शेयर कीजिए, और जो भी पढ़ने लिखने वाला है सबको दीजिए और कहिए पढ़ने के लिए। और किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, या आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे भी कॉल करके आप हमसे कोई भी तरह का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।